गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो ये हमारा लेक्चर सेकंड है। और एक चीज़ हम आपको लेक्चर फर्स्ट में बताने को भूल गए थे, हमने आपसे बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर हैं वो विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे। तो एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी कि इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किस पे किया था। तो विलियम हार्वे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जो विलियम हार्वे इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो स्नेक पे किया था। स्नेक, इन्होंने स्नेक के ब्लड का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब हमको आज जो पढ़ना है टॉपिक वो है ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट, मतलब हमारे जो हार्ट है, हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो सर्किट कैसा बना रहा है, ये कितनी बार सर्कुलेटेड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम BCS आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। एक पहला लिखा है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन। सिंगल मीन्स वन टाइम और डबल मीन्स टू टाइम। अगर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाने तो लिखा है इन लोअर एनिमल्स, जो निम्न कोटि के जीव हैं, है ना, इन लोअर एनिमल्स ब्लड इज सर्कुलेटेड वन टाइम। जो ब्लड होता है सिर्फ एक बार इंटर करता है हार्ट में, सिर्फ एक बार जाता है एक बार आता है, समझे, सिंगल टाइम सर्कुलेशन होता है ना, इसीलिए इसका नाम सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहा गया है। और दूसरा पॉइंट देखिए हमने लिखा है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट सेपरेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। मतलब ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं कि उसमें खाली ऑक्सीजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट सेपरेटेड। जैसे हमारे ह्यूमंस में या स्तनधारी मैमल्स को ले लें तो उसमें क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं जिनको शिराएं कहते हैं, उसमें हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए वो ब्लू कलर के अपीयर करते हैं उनको हम। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम लोग कहते हैं धमनी, है ना, आर्टरी, रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो अलग अलग नहीं होता, सिंगल एक ही बार में होता है। उनमें आर्टरीज या, है ना, वेन्स नहीं होती हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल है इसका फिशेस। तो मतलब फिशेस में सिंगल सर्किट सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिशेस का हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। इनके हार्ट में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, मतलब एक अलिंद और एक निलय पाया जाता है ना। जब एक अलिंद और एक निलय है तो सर्कुलेशन तो सिंगल टाइम ही होगा ना। तो ये हो गया सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। अगर अब हम आते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन, मतलब इसमें दो टाइम, इसमें लिखा है हमने इन हायर एनिमल्स, मतलब जो उच्च कोटि के जानवर हैं, इन हायर एनिमल्स ब्लड इंटर्स और सर्कुलेटेड इन हार्ट डबल टाइम, दो बार। मतलब जो हार्ट में ब्लड है वो टू टाइम्स इंटर करेगा, दो बार ब्लड में हार्ट आएगा। कैसे जानते हैं, देखिए हमने लिखा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तरफ हमने लिखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक तरफ लिखा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। देखिए पल्मोनरी जो वर्ड है ये वर्ड लंग से रिलेटेड है ना, क्योंकि लंग्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग से रिलेटेड है, फेफड़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझते हैं, इसमें लिखा हुआ इन लंग्स, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ होता है, लंग्स में होता है ना। अभी आपको आगे चल के बताते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट बाय पल्मोनरी वेन्स। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जो प्योरीफाई हो चुका है, मतलब CO2 निकल के उसमें ऑक्सीजन जुड़ चुकी है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट, मतलब जो हमारा हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, है ना, बाएं अलिंद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर करता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन को हिंदी में फुसफुस सिराएं भी कहते हैं। अभी डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। ठीक है, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, लंग्स से ब्लड आएगा, लंग्स में क्या करने आता है, क्लीन होने के लिए। तो लंग्स से क्लीन होने के बाद में ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, हार्ट के लेफ्ट साइड में। किसमें आएगा, एट्रियम में। ठीक है, इन लेफ्ट एट्रियम। और लेके कौन आएगा, मतलब फेफड़े से लेके कौन आएगा हार्ट तक, लाने वाला रास्ता, ये लाने वाली पाइप कौन सी कहलाएगी, पल्मोनरी वेन।
फेफड़े के केस में या लंग्स के केस में अपोजिट होता है। जो वेन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और जो आर्टरी होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी हार्ट से लंग्स तक, ठीक है। अब अगर बात हम आती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मींस सिस्टम से रिलेटेड, मतलब बॉडी से, अपर एंड लोअर बॉडी, मतलब हमारे शरीर का ऊपरी भाग और निचला भाग, अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन समझ लीजिए, अपर एंड लोअर बॉडी, ठीक है। इसमें लिखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन राइट एट्रियम, मतलब इसमें किस ब्लड की बात हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है और CO2 का लेवल ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं कि इसमें CO2 ही CO2 है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, होती है ऑक्सीजन लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन राइट एट्रियम, मतलब हमारे हार्ट के राइट तरफ, ये कोई इस तरफ था, ये देखिए ये था लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, यहां पे बात हो रही है राइट एट्रियम की। तो इसमें कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, इसमें कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। तो फिर से लाइन हम पढ़ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, है ना, बाई सुपीरियर वेना केवा, ब्रैकेट में देखिए SVC लिखा हुआ है, एंड इंफीरियर वेना केवा, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है और O2 कम है, मीन्स ऑक्सीजन कम है, ये ब्लड जो है वो राइट एट्रियम, हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में इंटर करेगा, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, है ना। तो नाम सुपीरियर वेना केवा अभी आपको बना के डायग्राम से बता रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा है क्या। तो सुपीरियर, पहले आप जान लीजिए, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये दो वेसल्स हैं, ये दो वेन हैं जो इम्प्योर ब्लड को, है ना, हार्ट में लेके जाएंगी, काहे के लिए, आगे चल के सर्कुलेशन होने के लिए लेके जाएंगी, है ना। तो जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी, बॉडी के जो अपर पार्ट से जो ब्लड लेके आएगा, अपर मतलब ऊपर वाला, ऊंचा वाला मतलब बड़ा, मींस सुपीरियर, तो सुपीरियर क्या होगा, सुपीरियर जो वेना केवा है ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाएगी, किस पार्ट से, अपर पार्ट से, ये देखिए अपर। और जस्ट लाइक इसका अपोजिट इंफीरियर वेना क्या करेगी, ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आएगी। अभी आपको डायग्राम से दिखाते हैं, एक ये देखिए, एक रफली डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद में आपको 3D इमेज भी हम शो करेंगे। तो जैसे हम ये हमने ले लिया, ये रफली हम आपको रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, बाद में क्लीन डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक हार्ट है, हार्ट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे हम। तो ये देखिए, ये जो हमारा हार्ट के, इसको हम कह देंगे RA, ठीक है, इसको कहेंगे LA, इसको कहेंगे RV और इसको कहेंगे LV। मतलब ये है राइट एट्रियम है, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन के हार्ट में, मैमल्स के हार्ट 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, चैम्बर मीन 4 डब्बे हैं समझ लीजिए, जिसमें 2 ऑरिकल हैं और 2 वेंट्रिकल हैं, 2 अलिंद हैं 2 नीले हैं। तो ये राइट हैंड साइड में पाया जा रहा है, इसीलिए हमने इसको राइट एट्रियम लिखा है। ये लेफ्ट हैंड साइड में इसीलिए लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल, R से राइट, V से वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड जो पाया जा रहा है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब 1 2 3 4 चैम्बर हार्ट है। अच्छा, तो हम पहले इसको देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या बता रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन लेफ्ट एट्रियम, ये इसकी बात हो रही है 2 नंबर खांचे की, लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है, यहां से ये इंटर कर रहा है, किसके, है ना, इसमें इंटर कर रहा है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां, कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। तो ये यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन है, ये PV है, पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड को लेके आ रही है, कहां, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू महाधमनी की तरफ पूरी बॉडी टिश्यूज में फैल जाएगा, ठीक है। और अगर हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में लिखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन राइट एट्रियम, नंबर 1 राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
है ना, बाई सुपीरियर वेना केवा ना इंफीरियर वेना। तो हमको ये जाना था सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा है क्या। ये जो ऊपर ये जो आपको वेसल दिख रही है इसको सुपीरियर वेना केवा कहेंगे, और जो नीचे वेसल दिख रही है इसको इंफीरियर वेना केवा कहेंगे, आईवीसी। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर, ये आपको पीछे से अगर इसका 3D में दिखाएंगे तब दिखाएंगे आईवीसी भी यहाँ पे आके जुड़ी है ऐसे करके पीछे से, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा भी यहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना केवा भी कहाँ पे ओपनिंग हो रही है इसकी, राइट एट्रियम में। मतलब सुपीरियर वेना केवा हमारे जो, जैसे ये हमारी सिंपल सी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के समझ लीजिए अपर पार्ट से जो ब्लड आएगा लेके आएगा सर्कुलेशन में, तो कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। लेके कौन आएगा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना मतलब ऊपर वाला, बॉडी के ऊपर पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है वो कौन सी पाइपलाइन है, सुपीरियर वेना। लेके कहाँ आएगी, राइट एट्रियम में, ठीक है, दाएं अलिंद में। और इंफीरियर वेना केवा क्या है, देखिए नीचे बनी हुई, तो मतलब बॉडी के नीचे पार्ट से जो ब्लड लेके आएगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में, है ना, कहाँ पे लेके आएगी, राइट एट्रियम में। लेके कौन आएगा, इंफीरियर वेना। इंफीरियर मींस नीचे वाला, तो मतलब नीचे बॉडी के निचले पार्ट से जो खून लेके आए, जो रक्त लेके आए साफ करने के लिए, है ना, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो ये आपको, ठीक है। तो एक चीज आपको और हमको बतानी थी, कि जो फिशेस हैं, देखिए फिशेस में हमने आपको पहले बताया था कि फिशेस में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, मतलब इनके जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है ना। फिशेस का हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। फिशेस का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब ऐसे इसका पाइप की तरीके से दिखता है, इस तरीके से, यूं, ये फिश का हार्ट कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ट्यूबुलर, इसको ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं, फिश के हार्ट को ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं, ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं, है ना, ट्यूब, क्योंकि ट्यूब के जैसा होता है इसलिए इसको ट्यूबुलर। बाकी जब हम आपको फिशेस के बारे में पढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे इसके हार्ट के बारे में क्या क्या पाया जाता है, लेकिन फिशेस को हार्ट को हमने आपसे बता दिया, फिशेस को हार्ट को ट्यूबुलर हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन इसीलिए इसमें कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और वहीं पे अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो ये मैमल्स हैं, मतलब जितने भी स्तनधारी हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, है ना, जो अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, मैमल्स में और ह्यूमंस में। ह्यूमंस ही मैमल्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ह्यूमन मैमल्स के अंतर्गत ही आता है। आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे मैमल्स वर्ग तो उसके बारे में बताएंगे। तो ह्यूमन में भी 4 चैम्बर हार्ट है, मतलब 2 ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। ऑरिकल ऊपर पाए जाते हैं, वेंट्रिकल नीचे पाए जाते हैं। ऑरिकल में क्या होता है, ऑरिकल में ब्लड, है ना, आएगा राइट ऑरिकल में। अब थोड़ा सा इधर जूम करो, हम लेके इस तरफ जूम करो, ठीक है। तो जैसे ही कि हमने नॉर्मल हार्ट का हम डायग्राम देख रहे हैं, तो इस हार्ट के डायग्राम में अगर देखा जाए, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, दाया अलिंद कह सकते हैं। और ये इसके ठीक नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल होगा, है ना, राइट वेंट्रिकल होगा। दोनों एंट्रिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाई जाती, वॉल्व, वॉल नहीं वॉल्व, ध्यान से देखिएगा, ये VALVE, वॉल्व पाई जाती, वॉल नहीं पाई जाती, दीवार नहीं पाई जाती, वॉल्व पाई जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वॉल्व पाई जाती है ना। इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मींस 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इस तरीके से वॉल बनी होती है, इस तरीके, ये 3 लेयर की बनी होती है, इसलिए इनको ट्राइकस्पिड कहते हैं। और अगर इसके इस तरफ देखें, हम लेफ्ट साइड में देखें, तो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यही लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में कौन ब्लड लेके आ रहा था, पल्मोनरी वेन लेके आ रही थी, फुसफुस सिरा, कहां से, लंग्स से, है ना। और कैसा ब्लड ला रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है ना, लंग्स से आ रहा है, इसीलिए इस प्रकार के सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है ना। तो ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल पाई जाती है, दोनों के बीच में भी एक वॉल है, मान लीजिए, उस वॉल को बाइकस्पिड वॉल, है ना, या मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो अब हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, तो जानना है कि ब्लड होता क्या है और ब्लड के फंक्शंस, और ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो हमने देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल सी एक 1 लाइन डेफिनेशन है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब तरल संयोजी ऊतक।
देखिए इसको हम टिश्यू कहेंगे, सेल क्यों नहीं कहेंगे, ऑर्गन क्यों नहीं कहेंगे। देखिए सेल इसको कह नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सेल पाए जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो ऑर्गन भी नहीं कह सकते हैं, तो सेल और टिश्यू के बीच में बचता है, सेल और ऑर्गन के बीच में बचा है टिश्यू, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ऊतक। तो हमारे वन लाइन डेफिनेशन ब्लड की क्या है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो रक्त है एक, है ना, तरल संयोजी ऊतक है, हिंदी में कह सकते हैं। और सेकंड लाइन हमने लिखी है, द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू डिलीवर, ये फंक्शन दिया है, इसका कार्य क्या है ब्लड का, द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू डिलीवर ऑक्सीजन, nutrients, hormones and antibodies to various tissues and organs of the body and collecting the metabolic waste and send them to liver and kidney for further purification process। तो हमारा जो ब्लड है उसका मेन फंक्शन ये है कि जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, इन सबको वेरियस हमारी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यूज तक डिलीवर करना कि वो अपना इंटायर नॉर्मली फंक्शंस कर पाए, है ना। क्योंकि हमारे सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी, है ना। वेरियस एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनको संचालित करने के लिए हार्मोन्स चाहिए हम लोग को, है, बॉडी को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज चाहिए, ठीक है। तो ये सब पहुंचाता कौन है, ब्लड पहुंचाता है ना, क्योंकि ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है पूरी ह्यूमन बॉडी में। तो उसी सर्कुलेशन के दौरान वो क्या करता है, सबको न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, ऑक्सीजन दे आता है, और जब वापसी आता है हार्ट के पास में, तब क्या लेके, मेटाबॉलिक वेस्ट लेके आता है, वेस्ट, है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस के बाद में। अब हमें जानना है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड में पाया क्या जाता है। तो देखिए हमने लिखा है, एक तरफ मैंने लिखा है प्लाज्मा और एक तरफ लिखा है कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स का मतलब होता है सेल्स, कोशिकाएं कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और कॉर्पसेल होता है 45। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 100%। ब्लड अगर हम लें तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ब्लड का पार्ट कहलाएगा प्लाज्मा और दूसरा कहलाएगा कॉर्पसेल्स, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है जान लेते हैं। इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मींस लिक्विड कह सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच कॉर्पसेल्स आर सस्पेंडेड। जैसे हम कहते हैं कि एक बाल्टी में हमने पानी भर लिया है और उसमें कुछ पार्टिकल्स हमने डाल दिए जो उसके ऊपर सस्पेंडेड इस तरीके से पड़े हुए हैं। ये देखिए कुछ ऐसे पार्टिकल्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल सस्पेंड ऊपर तैर रहे हैं, तो जो लिक्विड है वो प्लाज्मा कहलाता है और जो उसके ऊपर तैर रहा है वो कहलाते हैं कॉर्पसेल, समझ लीजिए, है ना। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, है ना, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है आप केंद्रीय बल, तो अगर उसको हम करते हैं, ब्लड लेते हैं और उस पर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स अगर लगाते हैं तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं, प्लाज्मा अलग हो जाएगा और कॉर्पसेल्स अलग हो जाएंगे। तो हमारे ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं अगर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ब्लड को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा में और कॉर्पसेल्स में। प्लाज्मा क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच कॉर्पसेल्स आर सस्पेंडेड। और बात आती है कॉर्पसेल्स की, तो कॉर्पसेल्स को तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एंड प्लेटलेट्स। नाम आप लोगों ने पहले सुना ही होगा। कॉर्पसेल जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल, मतलब लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त, ठीक है, कोशिकाएं कह सकते हैं उसको। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, है ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स आप लोगों ने प्लेटलेट्स के बारे में सुना होगा कि डेंगू के केस में प्लेटलेट्स क्या होती है, घटने लगती हैं, और जब प्लेटलेट्स घटने लगती है तो क्या होता है, ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है, ब्लड बह सकता है ना। तो कहीं ना कहीं से किस प्लेटलेट का रिलेशन किससे होगा, ब्लड के कोगुलेशन से, ब्लड के थक्के बनने से, है ना। इसके आगे इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो रेड ब्लड सेल को एक वर्ड है, ये देखिए लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, साइट्स का मतलब होता है, साइट्स के मतलब भी सेल्स ही होता है, और रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है ना, ल्यूकोसाइट्स। देखिए इसमें भी साइट्स वर्ड है, साइट्स का मतलब होता है ना, क्या होता है, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, और रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स।
अब देखिए हम लोग कंपोजिशन के बारे में जान ही चुके हैं कि कंपोजिशन में क्या क्या ब्लड में पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तीन चीजें पाई थी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स का फंक्शन जो होता है वो ब्लड कोगुलेशन, रक्त में थक्का जमाने के लिए होता है। ठीक है, तो अब एक दो तीन फंक्शंस और जानना है हमको। उसमें देखिए पहला फंक्शन में लिखा है आरबीसी एंड प्लेटलेट्स फंक्शन इंटायरली विद इन ब्लड वेसल। जो आरबीसी और जो प्लेटलेट पाई जाती हैं हमारे ब्लड में, उनका जो फंक्शन होता है ब्लड वेसल के अंदर ही होता है। मतलब वो जो हमारी ब्लड वेसल है, मतलब आर्टरी है या वेन है, उसी के अंदर ही पाई जाती है। उनका फंक्शन भी वही है, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का। हमने आपको आरबीसी का फंक्शन बताया था, ट्रांसपोर्ट करने का है और लेके आने का, किसको, मेटाबॉलिक वेस्ट का, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स, एक्ट्स मेनली इन टिश्यूज आउटसाइड ब्लड वेसल। डब्ल्यूबीसी का जो वर्क या फंक्शन होता है वो ब्लड वेसल के बाहर होता है, टिश्यूज के पास में। और काहे का काम होता है, इम्यूनिटी का, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को फाइट करना होता है बाहर से जो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है ना, तो उससे हमारी बॉडी को बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसका ब्लड वेसल में कोई काम नहीं होता डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी हमेशा ब्लड वेसल के बाहर काम करती है। जो रक्त वाहिनी होती है उसके बाहर उसका काम होता है। कहाँ पे, टिश्यूज में, कि कोई टिश्यूज में अगर पैथोजन एंट्री कर रहा है तो उसके साथ में फाइट करना, उसको मारना है। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा भी, हाईलाइट भी कर दिया है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन इम्यूनिटी पे। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती हैं, है ना, नॉर्मल काउंट क्या होता है इनका, सब कुछ। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। हमने फिर से लिख दिया है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड में थक्का जम, कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, ब्लड में कोगुलेशन। जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग के केस में जिससे अधिक ब्लीडिंग ना हो, हेमरेज ना हो, ब्लीडिंग को इंग्लिश में हेमरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट का वर्क होता है। ठीक है, तो अब हमें आरबीसी के बारे में पढ़ना है, एक एक करके हम लोग आरबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो अब हमको आरबीसी के बारे में पढ़ना है कि आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इसके शेप के बारे में लिखा है कि आरबीसी दिखती कैसी है। तो आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव इन शेप होता है, बाइकॉनकेव। आप लोगों ने बाइकॉनकेव लेंस मिरर के बारे में पढ़ा होगा, उसी के जैसे बिल्कुल दिखती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट है कंटेन्स एचबी। देखिए एच कैपिटल है, बी छोटा है। एचबी का मींस होता है हीमोग्लोबिन। एचबी में हमेशा एच कैपिटल ही शो करते हैं। कंटेन्स हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, दैट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। ब्लड का जो लाल कलर होता है, हमने आपको इससे पहले लेक्चर्स में बताया भी था कि जो डबल सर्कुलेशन वाला ब्लड है उसमें एचबी पाया जाता है ना। ये हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, है ना, उनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। लोअर में क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए उसका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है। तो कंटेन्स हीमोग्लोबिन दैट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। अच्छा एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिए HEAM हीम, है ना, और GLOBIN ग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है, हीम का मतलब होता है, हीम मीन्स आयरन, आयरन, Fe आयरन। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि आयरन को Fe से प्रदर्शित करते हैं। तो हीम जो होता है, हीम का मतलब होता है आयरन। और ग्लोबिन यहाँ पे क्या है, ग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीजों का कंपोजिशन है। आयरन के साथ जब प्रोटीन जुड़ जाती है, आयरन और प्रोटीन के बीच में जब एक बॉन्ड बन जाता है, तो उस कंप्लीटली मॉलिक्यूल को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के बारे में भी आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको थर्ड हमारा जो फंक्शन है आरबीसी का, लिखा है आरबीसी ट्रांसपोर्ट O2 ऑक्सीजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, है ना। तो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले, टू एंड फ्रॉम मतलब जाना और लेके आना। आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, फिर हमारा अगला फंक्शन है आरबीसी सरफेस। जो आरबीसी की सरफेस होती है, आरबीसी जो हमारा सेल है, रेड ब्लड सेल है, उसकी जो सरफेस होती है, उसकी सतह पर, है ना, आरबीसी सरफेस कैरीज एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन पाया था। हम लोग जानेंगे एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, जब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे आगे चल के, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, आरबीसी सरफेस कैरी एंटीजन विच डिटरमाइन अ पर्सन ब्लड ग्रुप। किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है कभी भी सेम नहीं, मतलब हर पर्सन का ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ब्लड ग्रुप चार टाइप के होते हैं, AB, आगे चलकर भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो आरबीसी की सरफेस होती है, हम लोग कैसे पता कर लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है ना। तो कैसे पता कैसे चलता है, जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पर एक एंटीजन पाया जाता है। तो ठीक है, जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है
तो कोगुलेशन हो जाता है, थक्का जम जाता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग है ना पता कर सकते हैं किसी भी एक पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। इसका प्रैक्टिकल हम अभी उसका रिकॉर्ड करा के वीडियो वो भी डालेंगे, ठीक है। तो अगला फंक्शन है प्रोडक्शन इन बोन मैरो, है ना। प्रोडक्शन इन बोन मैरो मतलब ये पैदा कहाँ होती है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो। बोन मैरो मतलब ये देखिए लिखा है वो BONE, बोन मैरो। बोन मीन्स हड्डी, मैरो मीन्स मज्जा, अस्थि मज्जा। जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन जिनको कह सकते हैं, जैसे फीमर होगी, ह्यूमरस होगी, रेडियस होगी, अल्ना हो गई, है ना। फीमर पैर में और रेडियस अल्ना हाथ में हमारे, ठीक है। तो इनके अंदर जो खोखली जगह होती है उसके उस खोखली जगह को कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो जो प्रोडक्शन कहाँ पे, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ये प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है ना। लेकिन वहां पे कैसा होता है, इमैच्योर फॉर्म में होता है, इमैच्योर फॉर्म। वहां पे आरबीसी का निर्माण तो होगा, आरबीसी फॉर्मेशन होगी, लेकिन इमैच्योर होगी, वो मैच्योर नहीं होगी, मतलब ये बड़ी नहीं हुई है, तो है ना। तो उस इमैच्योर आरबीसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। द प्रोडक्शन इन बोन मैरो इन इमैच्योर फॉर्म कॉल्ड रेटिकुलोसाइट। तो अगर आपसे पूछ ले, है ना, इमैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी इज नोन एज, तो क्या कह सकते हैं, रेटिकुलोसाइट, ठीक है। एक देखिए हमने यहाँ पे लिखा है स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। तो स्प्लीन के आगे देखिए लिखा है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन जो है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्र, आरबीसी की कब्र कहते हैं। ऐसा क्यों भाई, देखिए आरबीसी जब खत्म हो जाती है, जब मर जाती है, जब उसका मतलब बेकार होगी, पुरानी होगी, तो जो आरबीसी जब खत्म हो जाती है तो खत्म होकर जाती कहाँ पे, स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन इसकी कब्र है। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है, स्प्लीन क्या है, ऑर्गन विच इज पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विच फाइट्स इन्फेक्शन। ये एक ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है ना, जो हमारे रिब्स के नीचे, है ना, और लेफ्ट साइड में, स्टमक के अपर पार्ट में लेफ्ट साइड में पाया जाता है स्प्लीन। स्प्लीन एक बॉडी ऑर्गन है ना। उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की डेथ हो जाने के बाद में जो डेथ आरबीसी है वो स्प्लीन में चली जाती है, वहां पे टूट जाती है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का अलग अलग होता है, वहां पे हीम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है, जो अभी अपने आपको बताया। तो ये जो स्प्लीन है, स्प्लीन का जो फंक्शन मेनली है वो हमारे इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन में ये फंक्शन इसका है। ऑर्गन विच इज पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। अभी आगे चलकर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और एक चीज और, ये देखिए लिखा हुआ है, देखिए हमने यहाँ पे आरबीसी लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन उसकी अवधि, जीवन अवधि कितनी है, 120 दिन, 120 डेज। एक आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, 120 दिन तक फंक्शन करती है, 120 दिन के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाने के बाद में कहा, स्प्लीन में चली जाती है, और स्प्लीन में जाके क्या हो जाती है, वो टूट जाती है, हीमोग्लोबिन,